सभी लोग फैशन शो से निकल गए और अपने अपने घर चले गए, लेकिन अभिमान ने सबसे वादा किया कि वो जल्दी बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करेगा इस जीत के लिए, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए। घर पहुंचकर प्राप्ति ने अलका को सब कुछ बताया, तो वो भी बहुत खुश हुई और जान तो उसके गले पर किस करते हुए बोला, मुझे तो पहले से पता था कि मेरी मम्मा सुपर वुमन है, और अब तो वहाँ भी सबको पता चल गया होगा आपकी सुपर पावर्स, है ना। उसकी बात पर दोनों हंसने लगी और अलका बोली, हाँ हमारे सुपर मम्मा के सुपर बेटे, वहाँ सबको पता चल गया कि जहान की मम्मा के पास सुपर पावर्स हैं, तो अब कोई उनसे पंगा लेने की नहीं सोचेगा। जहान इस बात पर ऐसे खुश हुआ जैसे सच में प्राप्ति के पास पावर्स आ गई है। उसकी इस नादानी पर दोनों खिलखिलाए जा रहे थे। फिर तीनों थोड़ी देर बाद खाना खाकर सो गए, लेकिन सोते सोते भी जहान की बातें या कहें बकबक चालू ही थी। उधर अरमान भी खाना खाकर अपने रूम में पहुंच चुका था। उसने भी वहाँ हुआ सब कुछ घर में बताया, तो उसकी मम तो प्राप्ति की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई, और वो भी अभिमान के मुंह से। जो बात अभिमान को भी पता थी, लेकिन वो अभी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। रूम में लेटे हुए से बस प्राप्ति का ही ख्याल आ जा रहा था। उसने अपना फोन उठाया और आज के इवेंट में खींची गई फोटोज, जो कि उसने सुमित को कहकर मंगवा ली थी पहले ही, वो उन्हें देखने लगा। और स्वाइप करते करते वो आखिर उस फोटो तक पहुंचा जिसमें वो दोनों साथ थे, जिसमें प्राप्ति को विनिंग ट्रॉफी मिली थी और वो दोनों ने साथ में होल्ड करी थी। वो उस फोटो को जूम करने लगा और सारा फोकस सिर्फ प्राप्ति के चेहरे पर कर दिया और उसे प्यार से निहारते हुए बोला, तुम ना सच में जादूगरनी हो। कोई तो काला जादू जानती हो तुम, जो सबको अपने रंग में रंग लेती हो चुटकियों में, जैसे मुझे रंग लिया। अब हर वक्त बेवक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है मुझे। दिलो दिमाग पर कब्जा कर बैठी हो तुम मेरे। जानता हूँ मेरी नींद उड़ाकर खुद इस वक्त तुम घोड़े बेचकर सो रही होगी, पक्का। लेकिन इसमें तुम्हारा भी क्या दोस्त, तुम्हें थोड़ी अंदाजा है इस बात का। कोई यहाँ तुम्हारे ख्वाब देख रहा है, तुम्हारी तस्वीर देखकर कोई अपनी आंखें सेक रहा है। देखो ना, अब सुबह तो तुम्हें देखना ही है, लेकिन फिर भी रात काटना कितना मुश्किल लग रहा है मुझे तुम्हारे बिना। लगता है जैसे हर वक्त हर पल तुम सामने होनी चाहिए मेरी आंखों के, बस और कुछ नहीं चाहिए। हर वक्त तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूँ मैं। लगता है कभी खुद से अलग नहीं होने दूं तुम्हें, इन आंखों में अपने दिल में कैद करके रख लूं हमेशा के लिए तुम्हें। मेरी जानम, पता नहीं कब आएगा वो दिन जब पूरे हक से तुम्हारे सामने, पूरी दुनिया के सामने ये कह पाऊंगा कि तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। लेकिन आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द आएगा वो दिन जब तुम और मैं हम बनेंगे। हमारे बीच में किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होगी, और कोई चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता अब, क्योंकि तुम्हारे साए तक पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। आई लव यू प्राप्ति, आई लव यू सो मच। इतना कहकर उसने उसकी तस्वीर को चूम लिया और फोन को सीने से ऐसे ही लगाकर सो गया। सुबह प्राप्ति तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली और ऑटो में बैठने के लिए जैसे ही ऑटो रोका तो अचानक से आभास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। प्राप्ति ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है। आभास उसकी तरफ देखते हुए बोला, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ परी, बस तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। हमें एक ही जगह जाना है ना, तो सोचा साथ में चलते हैं, बस इसलिए मैं। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि प्राप्ति ने उसे हाथ दिखाकर चुप कर दिया और एकदम सीरियस होते हुए बोली, ये जो शब्द अभी तुमने बोला ना, वो आइंदा से कभी अपनी जुबान पर भी गलती से मत ले आना, समझे तुम। आभास बोला, क्यों, पहले भी तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाया करता था ना, और तुम्हें बहुत पसंद भी था मेरा दिया हुआ नाम, तो फिर अब क्यों। पहले में और अब में बहुत कुछ बदल गया है मिस्टर आवाज। ना मैं पहले वाली प्राप्ति हूँ और ना आपसे मेरा कोई लेना देना है। आपको अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है, लेकिन सिर्फ वही मेरी मजबूरी है। उसके अलावा और कुछ भी मेरी मजबूरी के दायरे में नहीं आता है, समझिए आप। तो आगे से मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहिएगा। और उसे उंगली दिखाते हुए, मुझे छूने की तो गलती से भी मत सोच लेना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती मैं। इतना कहकर वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि उसके ठीक पास आकर अभिमान की कार रुकी और उसने शीशा डाउन करके प्राप्ति को बैठने का इशारा किया, तो प्राप्ति एक नज़र पीछे खड़े आवाज को देखकर झट से गाड़ी में बैठ गई और अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी
और आभास वहीं खड़ा बस देखता रह गया। फिर गुस्से से उसने अपनी बाइक के टायर को जोर से लात मारी और बोला, यकीन नहीं होता कि ये वही प्राप्ति है जिसने मेरे लिए अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी। और आज इसे मेरे यहाँ होने तक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कब तक आखिर? कब तक तुम ये जताओगी कि मेरा होना ना होना तुम्हें बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता? एक दिन तो तुम भी मानोगी परी। हाँ परी, तुम मानोगी कि तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए कुछ तो है। और तुम ये भी जान जाओगी कि अब मैं तुम्हें पिछली बार की तरह खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा तुम्हें खुद से दूर। अब मैं, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। चाहे ये दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन प्राप्ति को आभास से अब कोई नहीं छीन पाएगा। तुम्हें मेरा ही होना है एक दिन परी। फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा। कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। लेकिन तुम्हें वापस पाना ही मेरा एकमात्र मकसद है अब। आई लव यू परी, आई लव यू परी। तुम मेरी हो परी, यू आर माइन। फिर आसमान की तरफ हाथ फैलाते हुए जोर से बोला, आई लव यू परी, आई लव यू। इतना कहकर वो भी अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा ऑफिस के लिए। गाड़ी में बैठी प्राप्ति अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सर। अभिमान हैरानी से, थैंक यू किस बात के लिए भला? मुझे लिफ्ट देने के लिए? ओह, तो फिर तो पूरी जिंदगी मुझे रोज तुमसे एक थैंक यू मिलेगा। मतलब मैं समझी नहीं सर, क्या कहना चाहते हैं आप? अभिमान ने उसकी बात पर गाड़ी एक साइड में करके रोकी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मतलब समझा दूं अभी? प्राप्ति ने हाँ में सिर हिला दिया। बिना सोचे समझे तो अभिमान उसके चेहरे के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, सोच लो, सच में बता दूं क्या? और वो भी यहाँ पर? प्राप्ति को कुछ समझ में नहीं आया तो हैरानी से उसे देखने लगी और अभिमान को खुद को इस तरह से देखता पाकर थोड़ा पीछे हटने ही लगी थी कि अभिमान ने उसे कमर से पकड़कर अपने एकदम करीब ले आया, जिससे प्राप्ति के तो होश ही उड़ गए। वो अभिमान के एकदम पास पहुंच गई और दोनों के चेहरों में सिर्फ 1 इंच का फासला था। प्राप्ति की तो सांसें ही अटक गई थीं और अभिमान का दिल तो खुद को बुलेट ट्रेन समझकर दौड़ने लगा था जोरों से। अभिमान और प्राप्ति बेहद करीब थे इस वक्त। अभिमान तो इस पल को संजोकर रख लेना चाहता था, लेकिन प्राप्ति को अभी ऐसा कुछ एहसास नहीं था। शायद इसलिए वो थोड़ा डर गई थी। वो डर अभिमान को उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। अभिमान ने उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हल्के से उसके कान के पीछे किया और बोला, अगर अभी तुम्हें बता दूंगा तो अगली बार तुम गाड़ी में नहीं बैठोगी, इसलिए अभी नहीं बता रहा। थोड़ा सा इंतजार करो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें एक दिन। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। प्राप्ति को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभिमान के पीछे होते ही उसकी सांस में सांस आई हो जैसे। उसने एक गहरी सांस ली, जिससे अभिमान अपना मुंह फेर कर मुस्कुराने लगा और मन में सोचने लगा, क्या जान, इतने में ही तुम घबरा जाती हो? अभी तो मैंने तुम्हें प्यार करना शुरू भी नहीं किया है अपने तरीके से और तुम इतनी जल्दी डर जाती हो। पर कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरे पास आने पर जरा घबराहट होती है, वहीं एक दिन तुम्हें मेरे करीब आने से सुकून मिलेगा, जैसे मुझे मिलता है तुम्हारे पास आने से। जैसे मुझे सब कुछ भूलकर तुम में खो जाने को मन करता है, वैसे ही एक दिन ये एहसास तुम्हें भी महसूस होंगे। और वो दिन जरूर आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें भी और मुझे भी। फिर प्राप्ति अभिमान की और अभिमान प्राप्ति का हमेशा के लिए। इतना कहकर वो मनी मन मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर में वो लोग ऑफिस पहुंच गए और प्राप्ति एक पल में ही वहां से सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ गई, जल्दी जल्दी में। अभिमान भी अपने केबिन में चला गया जहाँ नीला उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे देखते ही बोला, आइए आइए हमारे नए नए बने आशिक जी, आपका अपने ही ऑफिस में स्वागत है, वो भी पूरी 15 मिनट लेट। उसके लहजे को सुनकर अभिमान ने अपनी जेब से पेन निकालकर उसके ऊपर निशाना लगाया, जो कि उसके कान के पास से होते हुए सामने दीवार से टकराकर गिर गया, जो कि अभिमान ने जानबूझकर किया था। नीला झट से अपनी सीट से खड़ा हो गया और बोला, अबे कमीने क्या करता है तू? अभी मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाना था। अभिमान आगे बढ़ते हुए बोला, तभी तो किया ना, ताकि तेरा ध्यान मुझसे हटकर खुद पर जाए और तू मुझे ऐसे शैतानों की तरह ताने ना मारे। नीले अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, ताने तो पता नहीं, लेकिन अगर मुझे सच में हार्ट अटैक आ जाता तो मैं तुझे भूत बनकर रोज परेशान करता और साथ में ताना भी मारता कि तू भी दूसरे दोस्तों की तरह ही निकला। भाभी के आते ही तू बदल गया है,
अब तुझे अपने इस जिगरी यार की कोई परवाह ही नहीं रही। तुझे भाभी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। उसके बार बार भाभी बोलने पर अभिमान ने उसके मुंह को हाथ रखकर बंद कर दिया और बोला, अबे बस कर अब, क्या जोर जोर से भाभी भाभी चिल्ला रहा है। किसी ने सुन लिया तो कुछ और ही समझ लेगा, और खासकर अगर प्राप्ति ने सुन लिया तो वो मुझे ही गलत समझ लेगी। नीला उसका हाथ नीचे करते हुए बोला, देखा, फिर से तुझे ये परवाह नहीं कि किसी ने सुन लिया तो वो तुझे गलत समझेगा, बल्कि तुझे यह फिक्र है कि कहीं भाभी ने सुन लिया तो वो तुझे गलत समझेगी, है ना। उसकी बात पर अभिमान बोला, हाँ है मुझे फिक्र। उसकी नज़रों में अपनी इमेज की फिक्र है मुझे, क्योंकि मैं उसकी नज़रों में कभी गिरना नहीं चाहता। नहीं चाहता कि वो कभी मुझे गलत समझे, क्योंकि वो मेरा आईना है। मुझे उसमें अपना वजूद दिखता है। अपना अक्स उसकी आंखों में देखना चाहता हूँ मैं। और अगर उन्हीं नज़रों में गिर गया तो कल को शायद खुद से भी नजरें ना मिला पाऊँ। और दूसरी बात, मुझे उसके अलावा कोई और वैसे भी नहीं भाता। मेरा सब कुछ उसी में ठहरा है अब। उससे नजरें उठा पाए तब तो किसी और को देखने की गलती करूं मैं। इसलिए कह रहा था वो सब। नीला उसके कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुराकर बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही मेरा दोस्त है जिसे प्यार के शब्द से भी नफरत थी। उसे प्यार शब्द में कुछ और ही सुनाई देता था, और आज। इतना कहते हुए नीला अचानक से रुक गया। शायद उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसके अचानक चुप हो जाने पर अभिमान बोला, रुक क्यों गया, मैं सुन रहा हूँ। हाँ। वो मुझे लगा कि शायद, क्या शायद, यही कि मैं गुस्सा करूँगा। नहीं मेरे दोस्त, अब मैं इस बात पर गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे प्यार के मायने असल में अब समझ आए हैं। पुरानी बातों को याद करके मैं प्राप्ति के प्यार की बेइज्जती नहीं करना चाहता। इसलिए अब से उन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, समझा। नीला मुस्कुराते हुए बोला, सच में प्यार में कुछ अलग ही लेवल की पावर होती है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो प्यार करवा सकता है इंसान से। मेरा दोस्त सही मायने में बदल गया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन एक बात बता, कि तू बताएगा कब उन्हें अपने दिल की बात। अरमान अपनी चेयर पर बैठते हुए इत्मीनान से बोला, बहुत जल्द मेरे भाई, बस कुछ दिन और, फिर वो भी रूबरू होंगी मेरे हाले दिल से। तभी अरमान को कैमरे में आभास अपने केबिन में आकर बैठते हुए दिखाई दिया। उसको देखकर टेढ़ा सा मुस्कुराया और नीला से बोला, तू बैठ, मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ। इतना कह वो उठा और बाहर जाने लगा। तो नीला खुद से बोला, अब क्या हुआ इसे, इसका भी कुछ समझ में नहीं आता मूड का। इतना कहकर वो एक फाइल खोलकर बैठ गया। अभिमान आवाज के केबिन के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर सीधे अंदर घुस गया, जहां आवाज फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही उसका ध्यान अभिमान पर गया तो वो झट से खड़ा हो गया और फोन काट दिया, और उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन अभिमान सीधे उसकी चेयर की तरफ बढ़ा और उस पर बैठ गया इत्मीनान से। आवाज को कुछ समझ में नहीं आया अभिमान के इस तरह आने का कारण, इसलिए वो बोल पड़ा, क्या हुआ सर, आपको कुछ कहना है मुझसे या कोई काम है। अभिमान ने उसे एक नज़र देखा और बोला, देखो बातें घुमानी मुझे नहीं आती, इसलिए सीधे टू दी पॉइंट बात करता हूँ। तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। फिर उठकर वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और जेब में हाथ डालकर उसकी आंखों में देखकर सीरियस टोन में बोला, आज के बाद प्राप्ति से कम 10 फीट की दूरी पर रहना मिस्टर आवास, वरना इस बार की तरह मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। और जब मैं अपना आपा खोता हूँ ना, तो सामने वाले का क्या हाल होता है यह तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, समझे। उसकी बात पर आवाज अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, माफ कीजिएगा सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मामूली सी एम्प्लॉय की लाइफ में आप कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं। आपको क्या लेना देना प्राप्ति की पर्सनल लाइफ से। कौन उसके पास आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको क्या है इससे। उसकी लाइफ है, उसमें जो कुछ भी होता है वो उसकी अपनी मर्जी से होता है। अब मैं प्राप्ति के पीछे जाता हूँ तो कोई तो वजह होगी ना, ऑब्वियसली। और जब प्राप्ति को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है सर। और हाँ, मैं उससे कोई दूरी नहीं रखने वाला। अब इससे आपको प्रॉब्लम हो ना हो वो आपकी प्रॉब्लम है। उसके इतना कहते अभिमान ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और बोला, क्या कहा तुमने, नहीं रहोगे उससे दूर। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की, वो भी मेरे सामने। अरे तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी उससे दूर रहेंगे, क्योंकि अभिमान खंडेलवाल का फैसला है, जो पत्थर की लकीर नहीं बल्कि चट्टान है। उसके आसपास भी भटकने की सोची भी आज के बाद तो सोच लेना कि जिंदगी भर कुछ सोचने के काबिल नहीं रहोगे तुम। मुझे उसके आसपास किसी गैर की मौजूदगी तक पसंद नहीं, और तुम उसकी जिंदगी में जाने के ख्वाब देख रहे हो, भूल जाओ। आवाज ने उसका हाथ अपने कॉलर से झटक कर नीचे कर दिया और चिल्लाते हुए बोला,
क्यों आखिर? हाँ, क्यों रहूं मैं उससे दूर? होते कौन है आप मुझे ये धमकी देने वाले? क्या लगते हैं आप प्राप्ति के, जो ऐसे रोब जमा रहे हैं मुझ पर? उसकी बात सुनकर अभिमान ने उसे गुस्से से कॉलर से पकड़कर ले जाकर दीवार से लगा दिया और गुस्से से बोला, हाँ है मुझे एतराज, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं उससे, मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उससे। जिंदगी है वो मेरी, जान है मेरी। और जो भी उसे तकलीफ पहुंचाने की गलती से भी सोचेगा ना, तो ये अभिमान खंडेलवाल उसका वो हश्र करेगा कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। और बताओ, और क्या जानना है? आई थिंक इतना जान लेना तुम्हारे लिए काफी है। अब चल गया ना पता कि क्या हक है मेरा उस पर। तो आज के बाद, इनफैक्ट अभी इसी पल से, तुम अपने इस दिमाग में ये बात अच्छे से फिट कर लो कि वो अब से मेरी अमानत है। तो उसके आसपास तुम्हारी परछाई की भी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। समझ गए ना? इतना कहकर अभिमान ने उसका कॉलर झटके से छोड़कर उसे थोड़ा धकेल दिया। हालांकि वो दीवार से लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अभिमान के गुस्से से वाकिफ हो गया था। लेकिन अभिमान के मुंह से प्राप्ति के लब प्यार का इकरार सुनकर उसे अपने कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। और वो भी जिस इंटेंसिटी से अभिमान ने यह बात कही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि प्राप्ति को लेकर वो कितना सीरियस है। अपनी बात के अभिमान ने अपनी दो उंगलियों से अपनी आंखों की ओर इशारा करके आवाज की ओर इशारा किया कि मेरी नज़र हर पल तुम पर ही है। और फिर वो वहां से चला गया और आवाज अभी भी वैसे ही खड़ा, बस अभिमान की बातों के बारे में सोचे जा रहा था। अभिमान अपने केबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठा और तभी प्राप्ति उसके केबिन में आ गई, एक फाइल लेकर। अभिमान की नज़र उस पर पड़ी तो उसका सारा गुस्सा एक पल में ही जैसे ठंडा हो गया हो और आंखों को सुकून मिल गया हो। प्राप्ति ने वो फाइल अभिमान के सामने रखी और बोली, सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही उस फाइल की सारी डिटेल्स निकाल कर एक नई फाइल बना ली है। आप चेक कर लीजिए। अभिमान ने फाइल ली और बोला, ठीक है। उसने फाइल बिना देखे ही बंद करके रख दी। तो प्राप्ति बोली, अरे सर एक बार पहले चेक तो कर लीजिए इसे। अभिमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने बनाई है ना, तो बिल्कुल ठीक होगी, चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। और इतना कहकर उसने फाइल साइड में रख दी। फिर प्राप्ति बोली, तो सर अब मैं जाऊं? अभिमान बेमन से ही बोल पड़ा, ठीक है जाइए। प्राप्ति बाहर जाने लगी तो अभिमान के दिमाग में कुछ आया तो वो झट से बोल पड़ा, रुकिए। प्राप्ति अचानक से आई आवाज से एकदम रुक गई और पलटकर बोली, जी सर। अभिमान अटकते अटकते हुए बोला, वो एक्चुअली मुझे सेक्टर 17 जाना था और शायद वो रास्ता तुम्हारे घर वाली रोड से होकर जाता है। तो मैं क्या सोच रहा था कि आज तो मेरे साथ ही चल पड़ना, एक ही रास्ते जाना है हम दोनों ने। उसने ये लाइन बाकी बातों से थोड़ा अलग तरीके से बोली थी, वो भी प्राप्ति की ओर देखते हुए। प्राप्ति ने कुछ सोचा और कुछ कहने को हुई कि फिर बोल पड़ी, ठीक है सर मैं चलूंगी आपके साथ। इतना कहकर वो वहां से चली गई और अरमान के चेहरे पर तो अलग ही खुशी छा गई थी। जैसे वो खुद को शाबाशी देने लगा और फिर बोला, आज मुझे फिर से तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है जानम। आज का दिन सच में अच्छा है। सुबह भी तुम मेरे साथ ही थी और आज शाम को भी मेरे साथ ही होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर सुबह और हर शाम तुम्हारे साथ ही हो। अब बस शाम का इंतजार है मुझे। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने काम में लग गया। उधर आभास अपने केबिन में बैठा अभी भी बस अरमान की कही हुई बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो खुद से बोला, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। तभी मैं सोचूं कि आखिर ये प्राप्ति पर इतना मेहरबान क्यों रहते हैं हर वक्त। ये तो पूरी तरह लट्टू हुआ पड़ा है प्राप्ति पर। अब क्या करूंगा मैं? लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला इनके डर से। ये कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना। मैं इनकी धमकियों से डरकर प्राप्ति से दूर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। पिछली बार भी यही गलती की थी मैंने, किसी और के कहने पर उससे दूर हुआ था, जिसकी सजा आज भी भुगत रहा हूं मैं। लेकिन इस बार किसी को नहीं आने दूंगा मैं हमारे बीच। और अभी शायद इन्हें यह नहीं पता कि मेरा और प्राप्ति का पास्ट क्या है, इसलिए इतना अकड़ रहे हैं ना। एक बार पता चल जाए कि जिसे ये अपना बनाना चाहते हैं, उसका मेरे साथ क्या रिश्ता रह चुका है, और वो जानने के बाद खुद ही उससे दूर हो जाएंगे और प्राप्ति फिर मेरी। लेकिन ये हथियार का वार मैं अभी नहीं करूंगा, जरा वक्त आने पर ही करूंगा, ताकि आपको भी एहसास हो कि किसी के बीच में घुसने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर वो हंसने लगा। उधर विद्या भी प्राप्ति के केबिन में बैठी उससे झगड़ा कर रही थी, क्योंकि वो दोनों कितने दिनों से साथ काम पर नहीं गई थी। इसलिए विद्या आज जिद कर रही थी कि उसे साथ ही जाना है प्राप्ति के। और प्राप्ति अब क्या करे, उसने तो अरमान को हाँ कर दी थी उसके साथ जाने के लिए। तो हार कर उसने विद्या को बता ही दिया
और अब विद्या कह रही थी कि वो सर को बोलकर परमिशन ले लेगी साथ चलने की, जिस पर प्राप्ति ने कुछ नहीं कहा। शाम हो चुकी थी, सारे एम्प्लॉयज निकल चुके थे और अरमान भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर प्राप्ति के आने का। आज तो वो पहले ही बाहर जाकर अपनी कार में बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद प्राप्ति बाहर आई और साथ ही अरमान के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कुराहट। अरमान जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और प्राप्ति के लिए दरवाज़ा खोलने लगा कि प्राप्ति कुछ बोलने को हुई और तभी विद्या भी आ गई और अरमान से बोली, सर क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी मेरे घर तक लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। उसकी आवाज़ सुनकर अम्मान का सारा मूड जो अभी आइसक्रीम के जैसा था वो फालूदा बन गया। उसने विद्या की तरफ देखा तो वो बोली, वो एक्चुअली सर मैं कितने दिनों से प्राप्ति के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी, तो सोचा कि आज इसके साथ घर जाऊंगी, लेकिन इसने बताया कि आपके साथ जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी चल पड़ती हूँ फिर साथ। तो क्या आप मुझे अलाउ करेंगे साथ चलने के लिए? विद्या ने पूछ तो लिया था एक ही झटके में सब कुछ, लेकिन अरमान के कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर वो समझ चुकी थी कि उसने शायद कुछ गलती कर दी है। वो बात को संभालते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आप दोनों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर प्राप्ति हैरानी से उसे देखने लगी और अरमान भी ऐसे देखने लगा जैसे उसकी पोल खुल गई हो सबके सामने। विद्या फिर बोली, अब मेरा मतलब है, प्राप्ति की बात थामते हुए, कि हम दोनों आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। पक्का? अब अभिमान क्या करे यह समझ नहीं आ रहा था उसे। कहाँ वो प्राप्ति के साथ एक सुहाने सफर का मजा लेने के सपने देखकर बैठा था और कहाँ अब यह सब हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो खुद ही अपनी गाड़ी के टायर की हवा निकाल दे, लेकिन अभी वो मजबूर था, इसलिए हामी भर के जाकर गाड़ी में बैठ गया। प्राप्ति ने विद्या को इशारा किया कि उसने इतनी बेमतलब की बकवास करके सर का मूड खराब कर दिया है। विद्या भी आगे से इशारे से बोली कि उसने जानबूझकर नहीं किया, उसके मुंह से खुद ही बकवास निकल जाती है, वो मुंह खोलती है तो। फिर दोनों चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गईं और अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभिमान चुपचाप गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में एकदम शांति पसरी थी। विद्या को बोरियत लग रही थी तो वो फिर से बोल पड़ी, सर कोई गाना वाना तो लगा दीजिए, कैसा मातम जैसा माहौल हो रखा है गाड़ी में। उसकी बात पर प्राप्ति ने उसे कोनी मारकर आंखों ही आंखों में चुप होने का इशारा किया, लेकिन विद्या ने उसे चुप होने को कह दिया और फिर बोली, प्लीज सर लगा दीजिए, मुझे ऐसा माहौल पसंद नहीं है गाड़ी में। अभिमान ने उसे फ्रंट मिरर से देखा और साथ में उसके पास बैठी प्राप्ति को, जो आंखों ही आंखों में उससे विद्या की तरफ से माफी मांग रही थी। अरमान ने फ्रंट बैठ से प्राप्ति को देखते हुए, जो कि उसने पहले से ही उसकी तरफ सेट करके रखा था, म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और साथ ही गाना बजने लगा, मेरा दिल भी कितना पागल है, यह प्यार तो तुमसे करता है। मिरर में से चुपके से प्राप्ति को देखते हुए, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। गाना बजते ही विद्या तो अपने सपनों की दुनिया में खो गई और प्राप्ति विंडो से बाहर देख रही थी, जिससे उसके कुछ बाल हवा में उड़ने लगे थे और वो और भी खूबसूरत लग रही थी। और अभिमान तो बस शोर नजरों से उसे देखने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए बस अपनी आंखों को उनका सुकून दिए जा रहा था। तभी विद्या बोली, बस सर यही साइड में रोक दीजिए, मेरा घर आगे की गली में ही है। अभिमान ने यह सुनते ही गाड़ी रोक दी, जैसे वो यही तो चाहता था। विद्या उतरी और अभिमान को थैंक यू बोला और प्राप्ति को भी बाय बोलकर वहां से चली गई। अब सिर्फ अभिमान और प्राप्ति ही रह गए थे गाड़ी में, तो अभिमान प्राप्ति से बोला, तुम चाहो तो आगे आकर बैठ सकती हो। प्राप्ति ने कहा, नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप गाड़ी चला लीजिए। प्राप्ति ने उसकी बात नहीं मानी तो वो थोड़ा बॉसी होते हुए बोला, आगे आकर बैठोगी तभी गाड़ी चलेगी मैडम, आपका ड्राइवर नहीं हूँ। उसकी बात पर प्राप्ति मन में बोली, हद है ये इंसान भी, खुद ही कहता है कि मन करे तो आ जाओ और फिर खुद ही मजबूर करके बिठाता है। अगर बात माननी ही नहीं थी तो सीधे बोल देते ना, यह नाटक करने की क्या जरूरत थी भला। इतना मन में कहने के बाद वो बाहर निकली और आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई, लेकिन अम्मान को उसकी शक्ल से पता चल गया था कि वो मन ही मन उसे कोस रही है। वो उसकी शक्ल देखकर हौले से मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए मन में बोला, जानता हूँ तुम मुझे जी भर कर कोस रही होगी कि हर बात में धौंस जमाता रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ जानम, ऐसे तुम मेरी बात मानती भी कहाँ हो। अब खुद से मेरे पास आकर नहीं बैठोगी तो फिर तुम्हें अपने पास लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन कोई बात नहीं,
ले लेना मुझसे बदला जब जी जाए, आखिरकार पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारी दी हर सजा मंजूर है मुझे। इतना सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया और एक नज़र प्राप्ति की ओर देखा, जो कि बाहर की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में प्राप्ति का घर भी आ गया और वो गाड़ी से निकलकर उसे थैंक यू बोलकर जाने लगी कि तभी अभिमान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो वो फोन पर जोर से बात कर रहा था। प्राप्ति को रुकते देखकर वो बाहर आया और फोन काट दिया। फिर प्राप्ति के पास आकर बोला, वो एक्चुअली जिसके पास जाना था वो कह रहा था कि अभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है उसने, तो अभी जाने का कोई फायदा नहीं। प्राप्ति बोली, हाँ। अभिमान धीरे से बोला, तो अभी घर वापस जाना चाहिए। प्राप्ति बोली, हाँ भाई, तो अब घर ही तो जाना है और कहाँ जाऊंगा। जी सर, आपको घर ही जाना चाहिए। आखिर प्राप्ति उसके बार बार एक ही बात कहे जाने पर बोली पड़ी, तो चलूं मैं फिर। जी जाइए आप। अब अभिमान को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। वो वापस मुड़ा और एक कदम चलकर फिर से प्राप्ति की तरफ घूमा। अभी प्राप्ति भी बस एक ही कदम चली होगी कि अभिमान ने उसे आवाज दी और रोक लिया, और वो रुक गई तो वो उसके सामने आकर बोला, वो एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? वो एक्चुअली गला बहुत सूख रहा है ना। ओनली इफ यू डोंट माइंड। प्राप्ति बोली, जी नहीं सर, इसमें कैसा माइंड करना। चलिए आपको पानी पिलाती हूँ। कहकर वो घर की तरफ चल पड़ी और साथ ही उसके पीछे पीछे अभिमान भी खुद को शाबाशी देते हुए। प्राप्ति ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो जहान ने आकर दरवाजा खोला और प्राप्ति को देखते ही उससे चिपक गया। प्राप्ति ने भी उसे बैठकर हक किया और किस करते हुए बोली, आई एम सॉरी जानू, मम्मा लेट हो गई आज भी, बट आई प्रॉमिस कि कल से ऐसा नहीं होगा पक्का। प्राप्ति के मुंह से जहान के लिए जानू सुनकर अरमान को झटका ही लगा था मानो, क्योंकि वो तो अभी तक कुछ और ही समझता आया था, लेकिन अब जाने कैसा सुकून मिल गया था उसे। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा, लेकिन बाहर से वैसे ही सीरियस बना रहा। तभी जहान का ध्यान उस पर गया और वो उसे घूर कर देखते हुए प्राप्ति से बोला, मम्मा ये खड़ूस अंकल आपके साथ क्यों आए हैं? प्राप्ति बोली, ऐसा नहीं कहते जानू, चलो अंदर चलते हैं। इतना कह वो अंदर आई और पीछे पीछे जहान और अभिमान भी। जहान बस अभिमान को टेढ़ी नजरों से घूरे जा रहा था। प्राप्ति ने अभिमान को सोफे पर बैठने को कहा। अलका भी अभी वहीं थी। प्राप्ति पानी लेने किचन में गई और पानी लेकर आई और अभिमान को दिया। अभिमान ने पानी पिया और थैंक यू बोला तो जहान बोल पड़ा, अब आपने पानी पी लिया ना, तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर खड़ूस अंकल। उसके ऐसे बोलने पर अलका ने भी उसे डांटा और प्राप्ति ने भी उसे घूरा, तो वो चुप हो गया। प्राप्ति ने अभिमान से माफी मांगी तो अभिमान बोला, इट्स ओके, बच्चा है, इनोसेंट है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। फिर पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल कर उसे दी तो उसने झट से ग्रैब कर ली, जिस पर सब हंसने लगे। फिर अलका अभिमान से बोली, सर आप अब आ ही गए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। अभिमान बोला, जी नहीं थैंक यू सो मच, खाना तो नहीं। हाँ, प्राप्ति की तरफ देखते हुए, अगर आप चाहें तो एक कप चाय पी सकता हूँ मैं। प्राप्ति ने इतना सुनते ही उसकी ओर देखा तो अभिमान मुस्कुराने लगा और बोला, क्या मिलेगी? प्राप्ति अब क्या बोलती, वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर अभी लाती हूँ। इतना कहते हुए वो वहां से किचन की ओर बढ़ गई। अभिमान मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। अलका को तो अभिमान का बिहेवियर इतना बुरा भी नहीं लगा था, बल्कि वो तो हंसकर उससे बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद प्राप्ति चाय लेकर आई और टेबल पर रख दी और बोली, लीजिए सर पी लीजिए चाय। अभिमान बोला, क्या इसमें पिछली बार की तरह मिठास है? अलका इतना सुनते ही प्राप्ति की तरफ हैरानी से देखने लगी और प्राप्ति अभिमान को घूर कर वो खींचते हुए बोली, जी सर उससे भी ज्यादा है इस बार। अभिमान मुस्कुराने लगा और चाय उठा ली। अलका उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी और कुछ सोच रही थी। अभिमान ने जैसे ही चाय का कप मुंह को लगाया, उसे फिर से पिछली बार की तरह झटका लगा। अभिमान ने जैसे ही चाय की एक सिप ली, उसकी आंखें खुल गई पूरी तरह से। नहीं नहीं, इस बार मिर्ची की वजह से नहीं, बल्कि मिठास की वजह से ही खुली थी, क्योंकि चाय में मिठास हद से भी ज्यादा थी। हमारी प्यारी प्राप्ति जी ने मेहमान की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। उसने 4 चम्मच भरकर चीनी के चाय में डाल दिए थे, जिससे चाय, वैसे चाशनी कहे तो ज्यादा बेटर होगा, मिठास से भर गई। और उस चाय का सिप लेते ही बेचारे मेहमान के होंठ जुड़ने को आ गए थे। वो हैरानी से प्राप्ति को देखने लगा, जो कि उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, सर चाय में चीनी कम तो नहीं है ना? उसकी बात पर अरमान उसे घूरते हुए
मुस्कुराकर जबरदस्ती बोला। जी नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। प्राप्ति बोली, तो जल्दी पी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी वरना। अभिमान बोला, जी बस पी रहा हूँ, कहकर उसने फिर से चाय पीनी शुरू की और देखते ही देखते सारी चाय खत्म कर दी, जिसे देखकर एक बार फिर से प्राप्ति हैरान हो गई। अभिमान चाय पीकर उठा और बोला, चलिए फिर मैं निकलता हूँ। फिर प्राप्ति की तरफ देखते हुए, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग टी। मेरी लाइफ का दूसरा बेस्ट चाय है ये। अलका उत्सुकता से बोली, दूसरा मतलब? मेरी प्राप्ति से अच्छी चाय कोई और बना ही नहीं सकता। वैसे पहले किसके हाथ का था? मुझे भी तो पता चले कि कौन है जो चाय के मामले में प्राप्ति को टक्कर दे सकता है। अभिमान प्राप्ति की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हुए बोला, है कोई? अलका, लगता है कोई खास है आपका। अभिमान इस बार प्राप्ति की तरफ सीधे देखते हुए बोला, खास नहीं, बहुत खास, जिसके हाथ की चाय में कुछ अलग ही जादू है। फिर अलका की तरफ देखते हुए बोला, और उससे भी खास बात पता है क्या थी? कि उसकी वो स्पेशल चाय सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी। अलका इस बात पर मुस्कुरा दी। तभी प्राप्ति बोली, सर आपको लेट नहीं हो रहा है? काफी रात हो चुकी है, तो आपको घर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अभिमान अब बेचारा क्या बोले, वो उठते हुए बोला, जी मैं बस जा ही रहा हूँ। इतना बोलकर उसने जान को, जो कि एक और बैठकर बिंदास अपनी चॉकलेट को एंजॉय कर रहा था, एक और चॉकलेट दी और वहां से सबको बाय बोलकर निकल गया। तभी जान को अचानक से कुछ याद आया और वो झट से प्राप्ति के पास आया और बोला, मम्मा नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है ना, तो इस बार आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? प्राप्ति उसके गाल को सहलाते हुए बोली, आप ही बता दो कि क्या चाहिए मेरे जानू को। जहान झट से बोल पड़ा, जो मैं मांगूंगा आप दोगे मुझे? प्राप्ति बोली, जरूर। आज तक आपके हर बर्थडे पर आपकी हर विश पूरी की है ना मम्मा ने, तो इस बार भी जरूर करूंगी। जहान बोला, तो फिर पहले प्रॉमिस कीजिए। प्राप्ति ने भी बोल दिया, प्रॉमिस। अब बोलो क्या चाहिए? जहान बोल पड़ा, इस बार मुझे मेरे पापा चाहिए। उसकी बात सुनकर प्राप्ति एकदम हैरान हो गई, लेकिन खुद को शांत करते हुए वो प्यार से बोली, जहान बच्चा ऐसी जिद नहीं करते, मम्मा ने पहले भी कहा है ना। जहान बोला, मुझे नहीं पता, आपने प्रॉमिस किया है इस बार। मुझे मेरे पापा चाहिए। सबके पास पापा है, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, बस चाहिए। वो जिद करने लगा और उससे परेशान होकर प्राप्ति ने उस पर हाथ उठा दिया और उसे थप्पड़ मार दिया, जिसकी आवाज सुनकर अलका भी किचन से बाहर आ गई और जहान रोने लगा, क्योंकि थप्पड़ सच में बहुत जोर से लगा था उसे। और थप्पड़ की आवाज अभिमान के कानों तक भी पहुंची थी, क्योंकि वो अभी मुश्किल से सीढ़ियां ही उतर रहा था, क्योंकि उसे निलय का फोन आ गया था। प्राप्ति खड़ी होकर गुस्से से बोली, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि ऐसी जिद नहीं करते, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। जब देखो बस एक ही जिद, जब देखो तब बस एक ही बात। कितनी बार कहूँ कि जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आज के बाद ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छेड़ेगा कोई भी। आई बात समझ में? इतना बोलकर वो चुप हो गई और सोफे पर जाकर बैठ गई और खुद भी रोने लगी। इधर अभिमान ने निलय को बाद में करता हूँ कहकर फोन बंद कर दिया और वापिस से ऊपर आने लगा। दरवाजा खुला था तो सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था, इसलिए वो अंदर नहीं गया और वहीं खड़े रहकर देखने लगा। सामने प्राप्ति और जहान दोनों रो रहे थे। अलका जल्दी से बाहर आई और रोते हुए जहान को सीने से लगा लिया और प्राप्ति को गुस्से से डांटते हुए बोली, क्या कर रही हो प्राप्ति? बच्चा है वो, ऐसे उस पर हाथ उठाने से क्या हो जाएगा? उसे इतनी समझ नहीं है अभी कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। तुम तो बड़ी हो ना, फिर किस बात पर कैसे रिएक्ट करना है ये जानती हो, तो क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाती हो? प्यार से समझा सकती हो ना। बच्चा डर गया ना तुम्हारे ऐसे करने से। जहान चुप ही नहीं हो रहा था, वो बस सिसकियों के साथ रोए जा रहा था और अलका उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। प्राप्ति ने जहान की तरफ देखा तो उसे अपने गुस्से और गलती दोनों का एहसास हुआ और वो जल्दी से उठकर जहान के पास आई और उसे कसकर बाहों में भर लिया और खुद भी रोने लगी। दोनों को ऐसे देखकर अलका की भी आंखें नम हो गई थीं और वहीं अभिमान की आंखें भी भीग चुकी थीं। उसे खुद के अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। प्राप्ति जहान से अलग हुई और उसके आंसू पोंछते हुए गुनगुनाने लगी, तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। लेकिन जहान अपनी मम्मा से गुस्सा था, इसलिए वो इससे हाथ छुड़वाकर वहां से दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया और प्राप्ति भी उसके पीछे पीछे चल दी और जाकर उसका चेहरा अपनी ओर करके उसके गालों को थामते हुए फिर से गाने लगी, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए,
इतना कहते कहते फिर से उसकी आंखों में पानी आने लगा और इस बार जहान ने उसके आंसू पोंछे और बोला, बस करो मम्मा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अभी आप रोना बंद करो ना प्लीज। जहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उसकी मम्मा की आंखों में आंसू आते हैं। फिर अपने कान पकड़कर बोला, आई एम सॉरी मम्मा, आइंदा से मैं कभी इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। नहीं चाहिए मुझे पापा, आप हो ना मेरे मम्मा और पापा दोनों। आपके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। जहान अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है और उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी मासूम सी बातें सुनकर प्राप्ति ने उसे फिर से सीने से लगा लिया और अलका भी मुस्कुरा दी। वहीं दरवाजे पर खड़ा अभिमान पूरी बात समझ चुका था। वो दोनों की तरफ देखते हुए खुद से ही बोला, अब बस बहुत हुआ। अब तुम दोनों की आंखों में कभी किसी आंसू के लिए कोई जगह नहीं रहने दूंगा। होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहटें तुम दोनों के चेहरों पर और खुशियां तुम्हारी जिंदगी में। अब गमों का साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं तुम दोनों पर। अभी अभिमान सिंह खंडेलवाल का वादा है खुद से और अपनी बीवी और अपने बच्चे से कि वो उनकी खुशियों की रखवाली अब खुद करेगा। और अब हम तुम्हारा बर्थडे भी मनाएंगे जहान। बस तैयार रहो सरप्राइज के लिए। इतना कहकर वो मुस्कुराया और वहां से चला गया। प्राप्ति और जहान दोनों को रोते देखकर अलका आई और दोनों को अलग करके मजाकिया अंदाज में बोली, अरे भाई हो गया अब भरत मिलाप। चलो चलो अब एक ग्रुप हग करते हैं। तुम दोनों ने तो मुझे छोड़ ही दिया यार। दोनों ने उसकी बात सुनकर दांत दिखा दिए और एक साइड से उसे भी हक कर लिया। फिर तीनों का मूड थोड़ा लाइट हुआ और फिर अलका और प्राप्ति ने खाना बनाकर जहान को खिलाकर सुला दिया। और प्राप्ति अब जहान के पास बैठी हुई थी, आंखों में आंसू लेकर, और साथ में जहान के गाल पर हाथ भी फेर रही थी प्यार से, जहां पर अब उसकी उंगलियों के निशान छपे हुए थे थप्पड़ के कारण। अलका ने आकर उसे उठाया और बाहर लेकर हॉल में बैठ गई और बोली, अब क्यों रो रही है? तब तो हाथ उठाने से पहले सोचा नहीं था कि उसे ज्यादा लग जाएगी। प्राप्ति और जोर से रोने लगी और बोली, तो आप ही बताओ ना दीदी, क्या करूं मैं? कैसे उसके सवालों के जवाब दूं मैं? कहाँ से दूं जब मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं। वो कितनी उम्मीद के साथ मुझसे पूछता है और मैं इतनी बेबस हो जाती हूँ उसके सवालों के आगे कि फिर मेरी बेबसी मेरी फ्रस्ट्रेशन बनकर उसी पर निकल जाती है। लेकिन दी, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चे से। उसका नाम इसलिए जहान रखा था मैंने क्योंकि वो मेरे लिए मेरा जहान है पूरा। और उस पर हाथ उठाया है तो लग रहा है कि अपने हाथ ही काट डालूं मैं। कैसे मैंने उस पर हाथ उठाया, कैसे? सब बर्दाश्त कर लेती हूँ मैं दी, लेकिन ये सब मुझसे कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है। क्या करूँ मैं? आप ही बताओ ना कि क्या करूँ मैं? कहकर वो अपने चेहरे को हाथों से ढककर और रोने लगी। और अलका ने झट से उसे अपने गले लगा लिया और उसे चुप करवाने लगी और बोली, शांत हो जाओ प्राप्ति। ऐसे बच्चों की तरह खुद रहोगी तो फिर जान को कैसे हैंडल करोगी? अभी बच्चा है वो, इसलिए नादान है। जब बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। चिंता मत करो तुम, अब रोना बंद करो और जाकर सो जाओ। सुबह काम पर भी जाना है ना तुम्हें। कैसे भी करके उसने उसे चुप करवाया और सोने के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो बोला, समझ गए ना पूरी बात, क्या करना है और कैसे करना है? दूसरी आवाज आई, जी हाँ सर, बिल्कुल समझ गया। अभिमान बोला, आंखें मल लो अच्छी तरह से ताकि नींद में कोई बात भूल ना जाओ तुम, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना सुमित तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, सब कुछ, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? जी सर, समझ गया अच्छी तरह से। अभिमान बोला, चलो अब सो जाओ वरना नींद में मुझे गालियां देते रहोगे। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और कुछ सोचकर वो अपनी मॉम के रूम में गया जहाँ वो अभी किताब पढ़ रही थी, क्योंकि उसके डैड 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गए थे। वो अंदर गया और उनके पास बैठ गया, जिससे उनका ध्यान उसकी तरफ गया और उन्होंने जल्दी से किताब बंद कर दी और बोली, अरे अभिमान बेटा, क्या हुआ? अभी तक सोए नहीं तुम? अभिमान उनकी गोद में सर रखकर बोला, नींद नहीं आ रही थी मम, क्या करूं? किसी बात से परेशान हो बेटा? उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो वो बोला, हाँ मम, सच में परेशान हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? पूरी बात बता ना अपनी मॉम को। अभिमान उठा और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उनकी तरफ देखकर बोला, एक बात बताओ मॉम, अगर आपका कोई बहुत खास परेशान हो या दुखी हो तो क्या नेचुरल है कि आपका मूड भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा? उसकी मॉम मुस्कुराई और बोली, हाँ वैसे तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपका कोई बहुत खास और प्यारा इंसान दुखी हो तो उसका मूड सही नहीं हो तो आपको भी उससे फर्क पड़ता है।
आपका भी मन उदास हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी से जुड़ते हैं ना, तो हमारे दिल एक दूसरे को पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स सेंड करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है ऐसा? कुछ हुआ है क्या? अभिमान उनकी आंखों में देखते हुए बोला। मम, मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी है। क्या मैं कर सकता हूँ? तो अब अपनी मम से कुछ कहने के लिए तुझे परमिशन चाहिए? ऐसा नहीं है मम, एक्चुअली जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, सोचता हूँ कहीं आप मुझे गलत ना समझो। उसकी मम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी माँ कभी तुझे गलत समझ सकती है? मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत ही समझदार है, और उसने अगर कुछ सोचा होगा या कोई फैसला किया होगा तो वो एकदम सही होगा। गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। तो तू खुलकर बता ना अपनी माँ को कि क्या बात है। आखिर एक बच्चे की सबसे बड़ी राजदार एक माँ ही तो होती है। अरमान को उनकी बात से थोड़ी संतुष्टि मिली, तो वो बोला, एक्चुअली मम, कोई है जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ सुनते उसके मम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। अभिमान आगे बोला, हाँ मम, कोई है जो मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। प्यार से दूर भागते भागते उसकी चौखट पर आकर बैठ गया। ऐसा कहते उसकी आंखों में भी एक अलग किस्म का नूर था, जो छुपाए नहीं छुप रहा था। वो अपनी मम का हाथ थामते हुए बोला, पता है मम, जब भी वो मेरे साथ होती है ना, तो मन करता है कि समय को वहीं रोक दूं और उसका और अपना साथ हमेशा के लिए ऐसे ही बनाए रखूं, कभी उसे खुद से दूर ना जाने दूं। लेकिन जब भी वो दूर जाती है ना, तो भी डर सा लगने लगता है कि दोबारा उसे कभी देख पाऊंगा भी कि। इतना कहकर वो चुप हो गया, क्योंकि शायद उससे आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में एक डर भी दिखाई देने लगा था, जो कि प्राप्ति को खोने का था। फिर बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, और ना ही मैं कभी ऐसा होने दूंगा। और कभी किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो सब कुछ तबाह कर दूंगा मैं उसका। लेकिन उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। सच में मॉम, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी बन गई है वो मॉम। उसके बिना जिंदगी का गुजारा अब नामुमकिन सा लगता है मुझे। मॉम, एक बात बताइए ना, कि वो कभी मुझसे दूर तो नहीं होगी ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसके हाथ कस गए थे, जो उसकी मॉम को महसूस हो चुका था कि अभिमान सच में सीरियस है अपनी बातों को लेकर। उन्होंने उसे शांत करने के इरादे से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कभी भी निगेटिव पहले नहीं सोचना चाहिए हमें। जब भी सोचो हमेशा पॉजिटिव ही सोचो, तभी तो सब ठीक होगा ना। और मैं इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा कह रहा है तो बिल्कुल सच ही होगा। और तुम्हारे प्यार की सच्चाई पर मुझे पूरा यकीन है, और तुम मेरी इस बात पर यकीन करो कि वो कभी तुमसे अलग नहीं होगी। तो इस बात से निश्चिंत हो जाओ। लेकिन कम से कम अब उस खुशनसीब का नाम तो बता दो, जिसे मेरे बेटे का प्यार पाने का मौका मिल रहा है। आखिर वो लकी गर्ल है कौन? यकीनन कोई बहुत अलग और खास होगी। वैसे क्या मैं उसे जानती हूँ? उन्होंने अब उसका मूड डाइवर्ट करने के लिए ये कह दिया, तो अभिमान मुस्कुराते बोला, हाँ मम, आप जानती हैं उसे। इनफैक्ट आप मिल भी चुकी हैं। वो हैरानी से बोली, मिल चुकी हूँ? तो फिर नाम बता दो। अभिमान ब्लश करते हुए बोला, उसका नाम प्राप्ति है मम, जो उस दिन मेरे साथ घर आई थी। उसके मुंह से प्राप्ति का नाम सुनते ही उसकी मम तो एक्साइटमेंट के मारे बेड पर ही खड़ी हो गई। अभिमान अपनी मम की एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराया और बोला, मम, पहले पूरी बात तो सुन लो। वो बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी तूने कि अब आगे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। अभिमान सीरियस होकर बोला, जरूरत है मम, बहुत जरूरत है, क्योंकि वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो आधी बात ही डिसाइड करेगी कि मैं सही हूँ आपकी नज़रों में या नहीं। उसकी मॉम उसके गाल को छूते हुए बोली, वैसे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने अभिमान को गलत समझूं, लेकिन क्योंकि तू चाहता है कि मैं पूरी बात जानूं, तो ठीक है, बताओ मुझे क्या बात है। अभिमान बोला, मम, आप प्राप्ति की पूरी सच्चाई नहीं जानती। कैसी सच्चाई? वो थोड़ा हैरान होते हुए बोली। अभिमान उनकी तरफ देखते हुए बोला, मम, प्राप्ति का एक बेटा है। उसकी मॉम यह बात सुनकर एकदम चौंक गई और बोली, क्या प्राप्ति शादीशुदा है? ये तू क्या कह रहा है? नहीं मॉम, वो शादीशुदा नहीं है। मतलब तू मजाक कर रहा था ना? मुझे पहले ही पता था ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहाँ से लगती है शादीशुदा? और एक बच्चे की माँ भला? तूने मुझे डरा ही दिया था मुझे। नहीं मॉम, आप समझ नहीं रही हो।
मैं कह रहा हूँ कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसका एक बच्चा है। अभिमान, तू पागल तो नहीं हो गया ना? कुछ भी बोले जा रहा है। तुझे खुद को समझ आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसका बच्चा है। ये क्या बेतुकी बिना सिर पैर की बातें किए जा रहा है? साफ साफ बता कि कहना क्या चाहता है तू आखिर। मम मम्मा, पहले शांति से मेरी पूरी बात सुनिए। उसने उनका हाथ पकड़ा और बोला, और फिर उसने प्राप्ति के बारे में सब कुछ उनको बता दिया, जिसे सुनकर उनकी मॉम की आंखों में भी नमी आ गई थी। अभिमान भी भावुक हो चुका था। कहते कहते वो आगे बोला, यह बात है मॉम। अब आप बताइए कि मेरा उससे प्यार करना आपकी नज़रों में सही है या नहीं? उसकी मॉम बिस्तर से उठी और 2 कदम चलकर बोली, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। तू कैसे एक ऐसी लड़की से प्यार कर सकता है जो पहले किसी और के साथ। इतना कहकर वो चुप हो गई और अभिमान अपनी मॉम की बात सुनकर हैरान रह गया। वो आगे बोली, तू ऐसी लड़की से प्यार कैसे कर सकता है जिसे उसके माँ बाप ने भी ठुकरा दिया, और उसने भी जिसे उसने प्यार किया था। जब वो लोग ही उसके साथ नहीं है तो तू क्या करेगा? और उससे हमदर्दी रखना ठीक है, इंसानियत के नाते, लेकिन प्यार प्यार कोई छोटी बात नहीं है अभिमान। उसके बारे में तू जानता ही क्या है? क्या पता कल को वो तेरे साथ भी वही करे जो उसने पहले के साथ। इससे आगे वो बोल नहीं पाई, क्योंकि अभिमान की एक जोरदार आवाज ने उन्हें रोक दिया था। वो बोला, बस मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं उसके लिए? और सबने उसका साथ छोड़ दिया, उसमें उसकी क्या गलती है? क्या दोष है उसका? बस यही ना कि उसने सच्चा प्यार किया और अपनों से उम्मीद की वो उसका साथ देंगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया उसका साथ। लेकिन मैं दूंगा उसका साथ, हर कदम पर, हमेशा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा उसका साथ। प्यार करता हूँ मैं उसे, बहुत बहुत प्यार, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। किसी कीमत पर उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, फिर उसके लिए मुझे किसी के खिलाफ ही क्यों ना होना पड़े। लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ूंगा कभी। आप चाहो या ना चाहो मॉम, अब मैं कदम पीछे नहीं ले सकता, क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ इस रास्ते पर, और मुझे उसके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार। और उसके सारे गाँव को मैं भरूंगा अब। और मैं बहुत जल्द उसे यह बताने भी वाला हूँ कि वो मेरे लिए क्या है, फिर कोई मेरा साथ दे या ना दे। इतना कहकर वो चुप हो गया, और तभी उसके कानों में तालियों की आवाज आई। उसने देखा तो उसकी मॉम ताली बजा रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। अभिमान फिर से हैरान रह गया, और वो चलकर उनके पास आई और माथा चूमकर बोली, बस यही सुनना था मुझे तेरे मुंह से, इसलिए मैंने ये सब उल्टा सीधा बोला। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं प्राप्ति के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। और पूरा सच जानने के बाद तो मुझे भी उस बच्ची से प्यार हो गया है। इतना कुछ सहने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और डटकर जिंदगी का सामना कर रही है। इसलिए अब वो अकेली नहीं है बेटा, तुम्हारा प्यार और मेरा आशीर्वाद उसकी ढाल बनेंगे। हम दोनों मिलकर उसका सहारा बनेंगे। और हाँ, तूने मुझे उसका नाम नहीं बताया। अभिमान हैरानी से, किसका नाम? मेरे होने वाले पोते का नाम। अभिमान मुस्कुराया और बोला, उसका नाम जहान है मॉम। अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। खुद भी उतना ही प्यारा होगा। हाँ, सच में प्यारा तो है, और उसकी बातें उससे भी ज्यादा प्यारी हैं। तो फिर मुझे भी मिलाना उससे एक बार। जरूर मम, वैसे भी उसका बर्थडे आ रहा है। फिर उसने आज प्राप्ति के घर पर हुआ इंसिडेंट भी बताया, और कुछ और भी बताया, और फिर बोला, मम, मैं नहीं चाहता कि जान कभी किसी चीज़ के लिए तरसे, इसलिए मैंने ये सोचा है। आप क्या कहती हो? बिल्कुल सही सोचा है तूने, हम उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। थैंक यू सो मच मॉम, मैं जानता था कि मेरी मॉम हमेशा मुझे समझेंगी। आपने मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था। हाँ, क्योंकि मैं बस ये देखना चाहती थी कि क्या तुम सच में उससे सच्चा प्यार करते हो, या फिर मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होकर एक बार दोबारा सोचोगे। क्योंकि अगर आपको सोचना पड़े कि आपने प्यार करके सही किया या नहीं, तो वो प्यार सच्चा नहीं होता। और ख़ासकर किसी और की बातों में आकर अपने प्यार पर शक करना तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बस तेरा टेस्ट ले रही थी, और तू उसमें पास भी हो गया। हाँ मम, जब से उससे प्यार का एहसास हुआ है, तब सब अच्छा लगने लगा है। किसी पर गुस्सा करने का भी मन नहीं करता। मन करता है कि बस वो मेरे सामने बैठी रहे और मैं उसे देखता रहूं बस। वो सामने होती है तो नजरें कहीं और जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। प्यार में तो यह सब होता ही है। वैसे तूने क्या सोचा है कि कब बताएगा उसे अपने दिल की बात? हाँ मम, बहुत जल्द उसे बताना चाहता हूँ अपना हाल दिल। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने मुझे कितना बेचैन किया है। मेरी बेताबी का एहसास भी तो हो उसे, तभी तो वो मेरे जज्बातों से रूबरू होगी
और शायद मुझसे प्यार भी हो जाए उसे। वैसे मैंने सोचा है कि जहान के बर्थडे पर उसे बता दूं अपने दिल की बात। आप क्या कहती हो? हाँ, वैसे सही है, क्योंकि उसका मूड भी सही होगा, तो वो शायद तेरी फीलिंग्स को आसानी से समझ जाए। तो तू ये मौका हाथ से जाने मत देना। बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मम, लेकिन पहले उसे पार्टी के लिए भी मनाना पड़ेगा। नहीं तो वो समझेगी कि मैं उस पर एहसान करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन मम, व्हाट अबाउट डैड? वो मानेंगे क्या? क्या वो आपकी तरह मेरे प्यार को समझेंगे? तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। तू जाकर अपना काम कर, और अभी जाकर सो जा, बहुत रात हो गई है। जी मम, गुड नाइट बोलकर उसने उनका माथा चूमा और जाकर अपने रूम में चला गया, और मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो प्राप्ति की फोटो को गैलरी से निकाल कर निहारते हुए बोला, आई लव यू प्राप्ति, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और बहुत जल्दी तुम्हें बता भी दूंगा, क्योंकि अब यूं तुम्हें दूर से चाहना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि प्राप्ति अभिमान की है, और अभिमान प्राप्ति का, ताकि हम दोनों के बीच में किसी की कोई गुंजाइश ना रहे। तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ पूरी जिंदगी के लिए। अब बस कुछ टाइम और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। सो गेट रेडी माई लव, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की ग्रैंड एंट्री होने वाली है। इतना कहते हुए उसने उसकी तस्वीर को होठों से लगा लिया और आंखें बंद करके लेट गया। अभिमान सुबह उठा और सबसे पहले फोन में प्राप्ति की फोटो देखी, और उसे प्यार से होठों से लगाकर बोला, गुड मॉर्निंग लव, और फिर उठकर रेडी हुआ और नीचे चला गया। उसने आज सुमित को घर बुला लिया था, और बेचारा उसके उठने से पहले ही आकर बैठा हुआ था। अभिमान के आते ही वो डाइनिंग टेबल से उठ खड़ा हुआ और बोला, गुड मॉर्निंग सर। अभिमान चेयर पर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सुमित, बड़े पंक्चुअल हो गए हो आजकल, क्या बात है? इम्प्रेसिव। सुमित अपनी टाई ठीक करते हुए बोला, थैंक यू सो मच सर। अभिमान की मम बोली, क्या तू भी इस बेचारे को परेशान करता रहता है? उसे चैन से बैठकर नाश्ता तो करने दे, हर वक्त उससे अपनी चापलूसी करवाता रहता है। सुमित बेटा, तुम बैठकर खाना खाओ। सुमित अम्मान की तरफ देखने लगा तो उसकी मम बोली, लो, अब मेरी बात मानने के लिए भी इससे परमिशन लेनी पड़ेगी तुझे। तेरा बॉस है तो मैं तेरे बॉस की माँ हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बैठकर खाना खाओ। लेकिन सुमित तो बस अम्मान की तरफ तरस भरी निगाहों से देखे जा रहा था, जो कि आराम से अपना नाश्ता करने में बिजी था। मम अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, एक नैला है तो दूसरा दैला। फिर अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अब कह भी देना, क्यों उसे परेशान कर रखा है तूने? वो सुबह से यहाँ आकर बैठा हुआ तेरे इंतजार में भूखा प्यासा, और तू ऐसे कर रहा है। अभिमान सुमित की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मम, मैंने इसे कब मना किया है? खा ले खाना। लेकिन सुमित तो बस उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखे जा रहा था, जैसे अभी भी परमिशन मांग रहा हो। अभिमान की मम बोली, तू जानता है ना, तेरी परमिशन के बिना वो बैठने से रहा। अब कह दे उसे कि वो बैठकर खाना खा ले, तेरे मुंह से सुनना चाहता है वो। अभिमान सुमित की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, चल अब बैठकर नाश्ता कर ले, ज्यादा ड्रामा मत कर मॉम के सामने। बस इतना सुनने की देर थी कि सुमित झट से हंसते हुए बैठ गया, और ऐसा खाना खाने लगा जैसे जन्मों का भूखा हो। उसकी इस हरकत पर दोनों मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद अभिमान ने सुमित को कुछ समझाया और कहा, ये सारे काम अब तुम्हारे हवाले किए हैं मैंने, और मुझे भरोसा है कि तुम मेरा भरोसा कायम रखोगे, क्योंकि मेरे लिए ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना? सुमित अपनी टाई ठीक करते हुए बोला, जी सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, और सारी तैयारियां ऐसे करूंगा जैसे आपकी शादी की तैयारियां हों, पूरा जी जान लगाकर। उसकी शादी वाली बात सुनकर अभिमान सीरियस होने का दिखावा करते हुए बोला, ज़्यादा मत बोलो, मेरी शादी की नहीं बल्कि बर्थडे पार्टी की तैयारियां करनी है, समझे? सुमित बेचारा इतने में ही सहम गया और बोला, जी सर, और फिर वो बाहर की तरफ चला गया, क्योंकि दोनों साथ में ऑफिस जाने वाले थे। उसके जाते ही अभिमान मुस्कुराते हुए खुद से बोला, अभी सिर्फ बर्थडे की तैयारी करो सुमित, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि मेरी शादी की सारी तैयारी भी मैं तुमसे ही करवाऊंगा, और वो भी बहुत जल्दी और बहुत धूमधाम से। और इतना कह वो मुस्कुरा दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही उसकी मम, जो कि उसके पीछे ही खड़ी थी, वो बोली, बस यही खुशी चाहती थी मैं तेरे चेहरे पर। मेरे बेटे को उसकी ज़िंदगी जीने की और खुश रहने की वजह मिल गई है, और मैं चाहती हूँ कि ये वजह हमेशा बरकरार रहे, और मेरा बेटा यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे। अभिमान जाकर गाड़ी में बैठ गया, और सुमित पहले से वहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था।
अभिमान सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, तुम समझ गए ना सुमित, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मौका मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि जान के बर्थडे के साथ साथ इस दिन मैं अपनी जानम से अपने दिल की बात भी कह दूंगा, जिसके बाद उसका जो भी फैसला होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट तो करूंगा, लेकिन मान भी नहीं पाऊंगा शायद। अगर उसका जवाब ना हुआ तो, क्योंकि मैं उससे दूरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता अब, उसके चाहने या ना चाहने पर भी। ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगा उसे अपने पास रखने की, लेकिन उसे खोकर दूर भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसका मेरे आसपास होना अब उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो बस अब इंतज़ार है मुझे उस दिन का, लेकिन एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी पता नहीं है। फिर कैसे? मैं भी ना तैयारियां शुरू करवा दी बिना डेट के पता किए। तो अब मुझे जाकर सबसे पहले प्राप्ति से डेट का पता करना पड़ेगा। ये सारी बात उसने अपने मन में ही कही थी। तभी वो लोग थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच गए और अभिमान अपने केबिन की ओर जाने लगा और सुमित अपने काम में लग गया। अभिमान अभी जा ही रहा था कि उसकी नज़र सामने से आ रही प्राप्ति पर पड़ गई, और पड़ते ही बस थम गई। वो उसे अपलक निहारने लगा और बरबस ही मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। तभी उसका ध्यान एकदम से प्राप्ति के पीछे आ रहे आभास पर पड़ा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। आभास प्राप्ति के पास आ गया और बोला, हाय प्राप्ति। प्राप्ति ने उसे इग्नोर किया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तो आभास एकदम से उसके आगे आ गया और बोला, रुको ना प्राप्ति, क्यों इतनी बुरी तरह से इग्नोर करती रहती हो मुझे हर बार। जानता हूँ तुम इतनी आसानी से मुझे माफ़ नहीं करोगी, लेकिन कम से कम एक कोशिश तो कर सकती हो ना। इस तरह से आभास का प्राप्ति का रास्ता रोकना अरमान के गुस्से को और भड़काने के लिए काफी था। उसने हाथ की मुट्ठियां बांध ली और गुस्से से आभास को देखने लगा। प्राप्ति आभास को उंगली दिखाते हुए बोली, नहीं करनी है मुझे कोई कोशिश, इसलिए मुझसे दूर रहो। बार बार कह रही हूँ तुमसे। आभास मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, देखो प्राप्ति, एक बार शांति से बात कर लेते हैं ना बैठकर। देखो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे कम से कम अपना दोस्त ही बना लो। इसी बहाने मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। दोस्ती और तुमसे? अच्छा मजाक है, लेकिन बिल्कुल भी फनी नहीं लगा मुझे। अब मेरा रास्ता छोड़ो। यह ऑफिस है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। यहाँ ऐसी हरकतें करके अपने साथ मेरा भी मजाक मत बनवाओ। हटो मेरे रास्ते से। प्राप्ति ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। तो आभास चुपचाप पीछे हट गया और प्राप्ति अपने केबिन की तरफ चली गई। तो आभास खुद से बोला, कब तक भागोगी मुझसे प्राप्ति? एक ना एक दिन तो मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें स्वीट हार्ट, और मुझसे दोस्ती भी करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी ये दोस्ती तो सिर्फ एक प्यादा है तुम तक पहुंचने का, क्योंकि सीधे सीधे तो तुम मेरे पास नहीं आओगी और ना मुझे अपने पास आने दोगी। इसलिए दोस्ती वाला छोटा सा नाटक करना पड़ेगा मुझे। खैर अभी तो तुम गुस्से में हो ना, इसलिए कुछ देर बाद आऊँगा फिर से, क्योंकि अभी ये आभास फिर से वही आभास बन रहा है जो प्राप्ति के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहता था। तो तुम तक पहुंचने के लिए अब हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन तुम तक पहुंचूंगा तो जरूर। हर हाल में तुम्हारा यह दीवाना तुम्हें पाकर रहेगा अब। इतना कहकर वो अपने केबिन की तरफ चला गया और अभिमान, जो कि उसके ठीक पीछे पिलर के पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, वो बाहर निकला और बोला, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम आभास। अब तुम्हारे प्राप्ति तक पहुंचने वाले सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि हर रास्ते पर एक बुलंद चट्टान खड़ी है तुम्हारे सामने, जिसका नाम अभिमान खंडेलवाल है। और मेरे होते हुए तुम प्राप्ति तो क्या उसकी परछाई तक नहीं पहुंच सकते। प्राप्ति अब अभिमान खंडेलवाल की है और उसी की रहेगी। तो ऐसे सपने देखना छोड़ दो अब, क्योंकि अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए, तो मुझे अपने प्यार की कसम ऐसी सजा दूंगा ना तुम्हें कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। दूर रहना मेरी प्राप्ति से जितना हो सके उतना, क्योंकि उसकी तरफ कोई नज़र उठाकर भी देखे यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। फिर उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर खोलकर स्माइल करते हुए बोला, चलो अब अपनी जानम से मिलकर बस डेट का पता किया जाए और साथ ही उसे जी भरकर निहारा जाए। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए प्राप्ति की केबिन की तरफ चल दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।